हाँ जी सर। मल्टीप्लिकेशन, ठीक, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए होता है, सही। तो ये ओवरफ्लो एरर एक बाइनरी शिफ्ट में आता है और एक बाइनरी एडिशन में आता है। ठीक है, वो रीजन अगर पूछ लें कब आता है तो ये दो आपको पता होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये शिफ्टिंग का क्वेश्चन है, इसमें ओवरफ्लो का आता है, कमेंट करना होता है। उसके बाद ये टूज कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, टूज कॉम्प्लीमेंट बेसिकली यूज होता है नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्योंकि कंप्यूटर में, क्योंकि हमने सारा कुछ जो स्टोर करना है वो 0 1 की फॉर्म में करना, तो प्लस माइनस के साइन तो उसमें होते नहीं। तो नेगेटिव नंबर की वैल्यू भी वही होगी, पॉजिटिव की वही होगी। माइनस का साइन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए फिर टूज कॉम्प्लीमेंट और वंस कॉम्प्लीमेंट, ये दो मेथड यूज होते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट आप एएस में करेंगे, हमारे सिलेबस में टूज कॉम्प्लीमेंट ही है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट का बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप डेनरी टू बाइनरी कन्वर्जन करते हो। सिर्फ एक डिफरेंस है कि इसमें जो आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी, मतलब जो लेफ्ट साइड पे जो बिट होगी वो नेगेटिव रहेगी। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में है 8 डिजिट तक, मैक्स ज्यादा से ज्यादा। तो एट्थ जो हमारी बिट बनती है उसकी वैल्यू 128 है। तो इसको आप माइनस कर दोगे, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू जब नेगेटिव होगी तो फिर हमारा ये ओवरऑल नंबर भी नेगेटिव ही रहेगा। तो इसमें टूज कॉम्प्लीमेंट की रिप्रेजेंटेशन जो होती है, दो मेथड हैं इसके। और तो 1 मिनट, इसमें मैंने शायद प्रेजेंटेशन बनाई थी, अगर मुझे वो मिल जाती है तो। अच्छा, वो इस लैपटॉप पे नहीं है, ठीक है। अच्छा खैर, टूज कॉम्प्लीमेंट में ये है कि आप जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है उसको आप नेगेटिव रखोगे यहाँ पे। अब इसको आपको एक नंबर दिया जाएगा, आपने उसको टूज कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करना होगा। तो दो तरह के नंबर हो सकते हैं, पॉजिटिव नंबर हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है। तो अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर है, फॉर एग्जांपल ये, जैसे ये दो एग्जांपल्स हैं 19 और ये कौन कौन से हैं, 19 एंड 4। ठीक है, तो 19 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास, ये 4 नहीं, सॉरी, ये 14 है। 19 को रिप्रेजेंट करना है, पॉजिटिव नंबर है, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हम डेनरी टू बाइनरी कन्वर्जन करते हैं वैसे ही करेंगे। 19 आपने बेसिकली वो नंबर्स ऐड करने हैं जिनको ऐड करने से हमारा 19 बनता है, तो ये 19 की रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। ठीक है, और ठीक है 14, सर। 14 के लिए आप 8 + 4 + 2 करेंगे तो आपका 14 आ जाएगा। तो ये तो आपकी डेनरी टू बाइनरी कन्वर्जन की तरह ही है। इशू आता है जब हमारे पास नंबर नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव के लिए फिर हमने करना इसमें भी वही है कि हमने ऐसे नंबर्स देखने हैं जिनको ऐड करने से वो नेगेटिव वैल्यू हमारी आ जाए। तो अब इसमें ये पॉजिटिव की एग्जांपल्स हैं, इनको मैं स्किप करने लगा हूँ। ये 125 है, ठीक है, और इसमें इसकी -128 खैर जो भी है। नेगेटिव वाला देखते हैं, ये पॉजिटिव वाला सिंपल वैसे ही है, इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा था। ये जैसे डेनरी टू बाइनरी कन्वर्जन है वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे -128 ही लिखना है पॉजिटिव के केस में भी, जब अगर टूज कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन आता है तो। अच्छा, नेगेटिव नंबर को जरा देख लें। नेगेटिव नंबर के लिए आपने बेसिकली उसमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आपके पास ये क्वेश्चन है, ये वैल्यू इसकी, एग्जांपल इनटू टूज कॉम्प्लीमेंट टू डेंट्री, फॉलोइंग 3 एग्जांपल शो हाउ राइट नेगेटिव नंबर इनटू दिस। अच्छा, अब ये -109 की एग्जांपल, ठीक है, ये नंबर आपका जो आपने रिप्रेजेंट करना है वो है -109। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा, -109, आप वैल्यूज वैसे ही लिखेंगे जैसे डेनरी टू बाइनरी में करते हैं, लास्ट वाले को -128 करना है। तो बेसिकली इसके लिए आप, सर ये चैप्टर क्यों पढ़ा रहे हैं? बेटा टॉपिक कर रहे हैं ना टूज कॉम्प्लीमेंट वाला। कल 4.1 का टेस्ट है, पहले वो तो समझा दें। 4.1 करा दिया था ना मैंने, उसकी वीडियो भी अपलोड कर दी थी। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक। अभी पेपर की तैयारी करें बेटा, वो टेस्ट टेस्ट चलो खैर है, कोई भी पेपर अच्छा होना चाहिए। ठीक है सर। अच्छा बेटा, -109 इसको हमने टूज कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करना है। तो पहले तो आप ये टेबल ऊपर वाला फिल करोगे, वैल्यूज लिखोगे ये वाली सारी। ठीक है, वो जैसे आप डेनरी टू बाइनरी में करते हैं। उसके बाद -109, अब आपने रिप्रेजेंट कैसे करना है। अच्छा, ये थोड़ा जो मेथड है ना, ये थोड़ा सा फौरन से समझ नहीं आता कि किन नंबर्स को ऐड करने से -109 आता है। तो इसका सिंपल सा मेथड ये है कि आप 128 में से माइनस करें उस नंबर को जो भी आपका गिवन है, 109। ठीक है, 109 को माइनस कर दो, तो आंसर आपके पास क्या आता है, 19।
ये बात समझ आई? इसको बाद में देखते हैं। ये बात जी समझ सर आई? ठीक है। ये आपने पहले ये काम करना। आ गई। नंबर आपको गिवन होगा, आपने उसको 128 में से माइनस करना है। 128 से इसलिए किया माइनस बिकॉज लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास यही है ऊपर, ये इस जो हमारे पास ये रो है इसमें। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे 19 को। अब आपने इसको हमेशा 1 रखना है, ये याद रखिएगा। नेगेटिव नंबर है तो -128 हमेशा 1 रहेगा, वरना वो नंबर ही नेगेटिव नहीं बनेगा हमारा। बाकी ठीक जो है। आपकी वैल्यूज हैं उसमें से आपने अब ये 19 वैल्यू बनानी है, तो ये थोड़ा सा ठीक इजी है। हो जाएगा आपके। तो मतलब 19, 128 तो होगा ही होगा। 128 नेगेटिव नंबर में 128 के नीचे 1 लिखना ही लिखना है लाजमी। ठीक है, बाकी इसमें से माइनस करें जो भी नंबर आपको गिवन है यहाँ पे, जो आंसर आएगा आपने वो वैल्यू बनानी है। 19 बनाना है तो 19 के लिए हम किसको ऐड करेंगे? 1, 2 एंड 16। ठीक है, इनको ऐड कर देंगे तो आपके पास ये इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी, टूज कॉम्प्लीमेंट। तो ये बस इतना सही है। बस इसको सही है, ये तो बड़ा फिर आसान सर। हाँ इजी है, मुश्किल नहीं। जी। ठीक है सर। इसमें इसके कुछ एक्टिविटी या पास्ट पेपर भी देखते हैं, इसके क्वेश्चन अगर मिल जाते हैं हमारे पास। चलो, मैंने अभी क्वेश्चन भेजा था, वो क्या है? बेटा वो कुछ भी नहीं है, फॉर्मिंग वाला जो क्वेश्चन है उसको आपने डायग्राम की फॉर्म में करना है। वो डायग्राम मतलब ऐसा कोई बहुत आपने हाई फाई डायग्राम नहीं बनानी होती, बस ब्लॉक्स बना के स्टेप्स लिखने होते हैं। मतलब जो स्टेप्स होते अच्छा। हैं ना फॉर्मिंग के, उसको आपने डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। ये हर साल अभी आ रहा है, हर वेरिएंट में भी आ रहा है और हर पेपर में आ रहा है। ये अभी से न्यू सिलेबस जब से इंट्रोड्यूस हुआ तब से आना शुरू हुआ, पहले नहीं आता था। तो फिर तो इसकी फिर बस उसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि अगर वो आ जाए तो उसमें मार्क्स आ जाए। हाँ नहीं नहीं वो अच्छा, और दूसरा ये कि इसमें कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है। अभी तक उन्होंने एक फॉर्मिंग का दिया हुआ है, उन्होंने राउटर का उठा के क्वेश्चन दे दिया, पैकेट डेटा पैकेट वाले में से दे दिया कि किस तरीके से आपने बेसिकली उन स्टेप्स को डायग्राम की फॉर्म में करना है, कुछ स्टैंडर्ड हम डायग्राम। थ्योरी को किस डायग्राम में लिखेंगे? हाँ बेटा जो स्टेप्स है ना आपने उसको मैं बताता हूँ, उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ी सी। चलिए, अभी फिलहाल ये तो करें। पहले ये तो कर ले, हाँ। अच्छा, अब इसकी रिप्रेजेंटेशन देखे बेटा, टूज कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करना है। ये हमारे पास 5 के 5 नेगेटिव नंबर है। सबसे पहले -18, -18 रिप्रेजेंट करना है तो आप सबसे पहले 128 में से माइनस करेंगे 18 को, तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 110। 110। ठीक है, अब 110 बनाना है आपने, ये तो 1 ही रहेगा, नेगेटिव नंबर है ये 1 रहेगा। 110 बनाना है तो आप 64 लेफ्ट टू राइट करेंगे। 64 करेंगे, 32 करेंगे, 96 हो गया। 96 हो गया। 96 प्लस 16 102 और 112, नहीं ये बड़ा हो जाएगा। 96 प्लस 8 104, 104। 108 और 110। ठीक है, और तो ये आपका बेसिकली इसमें आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से -63 है तो इसको भी आपने पहले 128 में से माइनस करना है, तो आपके पास ये आ जाएगा 65। तो इसको 1 रखो, और बाकी आपने इसमें ये सर, मैंने एक और चीज पूछनी थी। जी जी पूछें। सर, मैंने आपसे पूछा था ना कि अगर पेपर वन में क्वेश्चन वन है, ये जरूरी है कि क्वेश्चन वन चैप्टर वन से ही आएगा या किसी भी चैप्टर से आ सकता है? नहीं बेटा किसी भी चैप्टर से आ सकता अच्छा, बस ठीक है। है। वरना ठीक क्या है, होता है ना, स्पेसिफिक पेपर पैटर्न की ये क्वेश्चन इस पेपर के लिए, वो टॉपिक के लिए। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो आमतौर पे करते ही हैं कि वो एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन बनाते हैं, उसमें सारे सेक्शंस बीच में मर्ज कर देते हैं, कुछ इस तरह का चक्कर चला देते हैं। लेकिन वो ये जरूरी नहीं है कि पहला चैप्टर पहले चैप्टर फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से हो एंड सो। इसका कोई वो चक्कर नहीं है। अच्छा जी, अभी ये बेटा टूज कॉम्प्लीमेंट क्लियर है? जी सर। ठीक है, ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा आपका। अच्छा, नेक्स्ट जो आपने इसमें टॉपिक बताया था चैप्टर 1 में से वो है डेटा कंप्रेशन। ठीक है, तो सर डेटा कंप्रेशन में सिर्फ वो जो है ना JPEG MP3 और MP4 वो समझा दें। उसमें है ही ये 3, टेक्स्ट वर्ड फाइल है एक। अच्छा, डेटा कंप्रेशन होता ही है बेसिकली, पहले इसकी थ्योरी जरा देख लें। डेटा कंप्रेशन होता है कि आप किसी फाइल को कंप्रेस करते हो। कंप्रेस कर इसलिए करते हैं ताकि फाइल का साइज रिड्यूस हो जाए, और रिड्यूस इसलिए करते हैं ताकि आपने अगर इंटरनेट पे सेंड करना है तो वो आपका टाइम कम लगे, इंटरनेट टाइम कम लगे, आपका बैंडविड्थ कम ज़ाया हो। या फिर आपने अगर स्टोर करना है तो आपकी स्टोरेज कम ले, हार्ड डिस्क यूएसबी में, मेमोरी कार्ड में। तो इसलिए हम फाइल्स को कंप्रेस करते हैं। तो ये तो इसका है पर्पस। उसके बाद है इसकी टाइप्स। टाइप्स दो हैं इसकी, वो आगे
लॉसी एंड लॉसलेस। तो भी देखते हैं। अच्छा ये आ गया यार, ये प्लीज ये याद रखना यार, ये इस तरह का, ये बहुत, ये अक्सर स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं इसको, मतलब इम्पोर्टेंट समझ के, मतलब उनके हमें पता है कि बी क्या होता है, लेकिन इसमें से कभी कभी 6 6 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सिंपल आपने इनको ऑर्डर में लिखना होता है, तो ये तरफ ध्यान से करना चाहिए, ये टेबल जो है। अच्छा जी, कैलकुलेशन ऑफ फाइल साइज, और ये कैलकुलेशन ऑफ फाइल साइज क्लियर है, फॉर्मूलाज याद रखने हैं बस, ये फॉर्मूलाज मैंने ठीक है इसमें तीनों इकट्ठे लिख दिए हैं इसमें, ठीक है। ठीक है सर, ये याद कर लेंगे। और अब ये सारी वैल्यूज को स्टेटमेंट में दी होती हैं, आपने बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी होती है। अच्छा जी, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो ज़रा ख्याल रखना। अच्छा बेटा, ये डेटा कंप्रेशन होता क्या है, ये इसका प्रोसेस है। वाई वी नीड डेटा कंप्रेशन, बहुत रिपीटेडली ये आया हुआ है पास पेपर्स में, 3 4 बार तो आया ही है कम से कम पिछले 4 5 सालों में। सो आपको ये रीज़न पता होनी चाहिए, ठीक है, कि हम कंप्रेशन करते हैं क्यों। देन लॉसी एंड लॉसलेस फाइल कंप्रेशन, इसकी दो डेटा टाइप्स हैं, नाम से आइडिया हो जाता है। लॉसलेस का मतलब ये है कि फाइल का कोई भी डेटा आपका परमानेंटली लॉस नहीं होगा। लॉसी का मतलब है कि वो परमानेंटली लॉस हो जाएगा, जब आप कंप्रेशन करोगे तो डेटा जो लूज हो गया वो आपका लूज हो गया, तो आपकी आप दोबारा उसमें से रिकवर नहीं कर सकते। तो अक्सर होता यह है कि हम फाइल को कंप्रेस करने से पहले हम उसकी एक कॉपी बना लेते हैं, ताकि हम उसमें अगर कोई हमारी कंप्रेशन सही ना हो तो डेटा अगर लॉस हमारे पास हो भी जाए, हमारे पास बैकअप मौजूद रहे। तो ये इसकी दो टाइप्स हैं, इसके नाम याद रखने हैं, नाम भी समटाइम्स वो पूछ लेते हैं, डेफिनेशन पता होनी चाहिए। लॉसलेस फाइल कंप्रेशन बेसिकली वेयर ओरिजिनल फाइल लॉसी इज वेयर ओरिजिनल फाइल कैन नॉट बी रिकंस्ट्रक्टेड, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा इसकी। और अब इसमें इसकी जो टाइप्स हैं वो MP3 है, MP4 है और JPEG। MP3 फाइल, MP3 का पता है, MP3 और MP4 का। जी सर पता है। एम पी MP3 थ्री ऑडियो होता है और एम और पी MP4 फोर वो वीडियो होती है, वीडियो और ऑडियो होती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बेसिकली MP3 और MP4 जो है ये आपके कंप्रेशन के एल्गोरिथम्स हैं। MP3 ऑडियो के लिए और MP4 वीडियो के लिए वो ठीक है। अब इसमें ये कंप्रेस करते कैसे हैं, 90% फाइल साइज रिड्यूस होगा इसमें, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका फाइल साइज दोनों में, MP3 MP4 दोनों में 90% आपका फाइल साइज रिड्यूस कर देता है। अब 90% फाइल साइज रिड्यूस भी कर रहा है, मतलब 90% बहुत बड़ी आपकी वो उसमें फिगर है। इतना रिड्यूस करने के बाद वो क्वालिटी भी मेंटेन करता है। ऐसा नहीं है कि आप उसको जब कंप्रेस करें तो आपको गाना ही ना सुनाई दे, मतलब उसकी वर्डिंग ही ना समझ आए, म्यूजिक की समझ ही ना आए, वो ऐसा भी नहीं होता। आपकी वो क्वालिटी भी मेंटेन करता है और फाइल साइज भी रिड्यूस करता है। कैसे होता है जरा वो देख लेते हैं। दो तीन ये बस दो पॉइंट्स हैं इसमें काम के, ये याद रख लें, बाकी कहानियां सारी वो एक बार रीडिंग करोगे समझ आ जाएगी। वो बेसिकली होता यह है, रिमूवल ऑफ साउंड्स आउटसाइड द ह्यूमन ईयर रेंज। तो आपकी जो ह्यूमन ईयर की जो फ्रीक्वेंसी है, एक फ्रीक्वेंसी होती है, मुझे एग्जैक्टली उसकी अब वो वैल्यू याद नहीं रही। ह्यूमन ईयर की रेंज, जिस फ्रीक्वेंसी के 20 साउंड्स, से 2000 तक होती है, 20 से 20,000 तक। हाँ 20 से 20,000, ठीक है। तो उस रेंज तक की साउंड को रखेगा, बाकी निकाल देगा। क्योंकि ह्यूमन ईयर जो आपकी रिकॉर्डिंग डिवाइसेस होती हैं वो बहुत सी आपकी साउंड्स रिकॉर्ड कर लेती हैं जो हमें सुनाई भी नहीं दे रही होती। तो बहुत आपकी स्पेशली जो अच्छी डिवाइसेस होती हैं, ये जो आपके वीडियो वगैरह जो ज़्यादा बनाते हैं यूट्यूबर वगैरह, उनके पास जो डिवाइसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो वो आपकी माइनर से माइनर आवाज़ जो है वो रिकॉर्ड कर लेती हैं। तो सबसे पहले तो वो उसको रिमूव कर देंगे जो ह्यूमन ईयर की रेंज से बाहर है। उसके बाद if two sounds are played at the same time, only the louder one can be heard by the ear, so the softer sound is eliminated। तो अगर दो साउंड्स एट द सेम टाइम प्रोड्यूस हो रही हैं, जी बेटा किसी का कोई क्वेश्चन है शारिक? नहीं सर। अच्छा, दूसरी बात, अगर दो साउंड्स प्रोड्यूस हो रही हैं एट द सेम टाइम, तो हमें फॉर एग्जांपल अभी मैं बोल रहा हूँ बैकग्राउंड में रिकॉर्डिंग में, फॉर एग्जांपल कोई अगर दरवाजा खुलता है बंद होता है वो आवाज भी बीच में रिकॉर्ड हो जाएगी। तो लेकिन यह है कि आपको शायद वो आवाज पहुंच आपके आप तक पहुंचे भी ना, लेकिन रिकॉर्ड फाइल में हो जाएगी। फाइल में रिकॉर्ड हो रही है तो ऑब्वियसली उसका वो साइज कंज्यूम करेगी। तो उसके लिए भी फिर वो तो बेसिकली वो करता है, ये लाउडर वाली फाइल रख लेता है और जो सॉफ्टवेयर वाली साउंड होती है उसको बीच में से निकाल देता है। दिस इज कॉल्ड परसेप्चुअल म्यूजिक शेपिंग।
तो ये इस एल्गोरिथम का नाम है परसेप्चुअल म्यूजिक शिपिंग। ये MP3 MP4 दोनों में यूज होता है, क्योंकि MP4 में वीडियो होगी तो ऑब्वियसली ऑडियो तो होगी ना उसमें, ऐसा तो नहीं कि हम विदाउट ऑडियो हम कोई वीडियो चला दें। तो उसमें भी जो ऑडियो का फाइल साइज रिड्यूस होता है वो परसेप्चुअल म्यूजिक शेपिंग के थ्रू होता है। तो ये दो तरह की वो फाइल्स, दो तरह का डेटा वो बीच में से निकाल देता है। बीच में जो काम की चीज रह जाती है वो 10% ही रह जाती है। तो ये बेसिकली दैट्स हाउ MP3 वर्क्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, हाउ MP3 वर्क्स, उसका भी यही आंसर है। हाउ कैन द ओरिजिनल म्यूजिक फाइल बी रिड्यूस बाय 90% बाय स्टिल रिटेनिंग मोस्ट ऑफ द म्यूजिक क्वालिटी, इसका भी आंसर यही। ठीक है, बाकी इसमें 4 मार्क्स से एक क्वेश्चन आता है, 2 पॉइंट्स आप लोगों ने ये लिखने हैं, और बाकी MP3 को डिफाइन करना है कि ये लॉसी फाइल कंप्रेशन है, और दूसरा एक ये कि ऑडियो फाइल को रिड्यूस करता है, कंप्रेस करता है। बेटा ये क्लियर है? जी अच्छा, उसके बाद आ जाए JPEG पे। अच्छा, MP4 का कुछ इतना, हाँ MP4 का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपने यही पॉइंट्स लिखने हैं, ऑडियो को वैसे ही करेगा, और जो ग्राफिक्स होती हैं उनकी वो रेजोल्यूशन कम कर देता है। वो JPEG वाला देखेंगे ना, तो क्योंकि जो वीडियो होती है बेसिकली वो इमेजेस और ऑडियो से मिलके बनती है, तो ये दोनों अप्लाई होंगे, MP3 वाले पॉइंट्स भी JPEG वाले पॉइंट्स भी, वो दोनों MP4 के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। तो मतलब MP4 का अलग से कुछ भी नहीं लिखा हुआ उसमें। ठीक है, भाई ये थ्योरी लिखी है, हाउ इट वर्क्स नहीं लिखा हुआ इसमें। अच्छा जी, JPEG होता है, हमारी इमेज फाइल्स होती हैं, और ये भी लॉसी फाइल कंप्रेशन है। ठीक है, ये भी एल्गोरिथम का नाम है, यूज फॉर बिट मैप इमेज। बिट मैप इमेज हमारा ओरिजिनल इमेज होता है जो कि हम किसी भी कैमरा से लेते हैं। Once the image is subject to JPEG compression algorithm, the new file formed and the original file can no longer be constructed। और क्योंकि देखें अब ये लॉसी फाइल कंप्रेशन है, तो ऑब्वियसली जब आपकी ओरिजिनल फाइल बीच में से लॉस हो जाती है जब भी आप JPEG बनाते हैं। इसके दो की कॉन्सेप्ट्स हैं। एक ये कि ह्यूमन आई डू नॉट अफेक्ट डिफरेंसेस इन कलर शेड्स। आपके कलर शेड्स जो हैं वो ह्यूमन आई इतनी ज्यादा डिटेक्ट नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल इस टाइम मेरे सामने जो स्क्रीन है वो मुझे वो ये ब्लू शेड नजर आ रहा है, और ये वाइट नजर आ रहा है, और बाकी ये थोड़ा सा ग्रे, और इस तरह के बहुत माइनर किस्म के शेड्स जो हैं वो ह्यूमन आई डिटेक्ट ही नहीं कर सकती, लेकिन कंप्यूटर कर लेता है। कंप्यूटर सबको अलग अलग वैल्यू दे देता है, तो जब हर शेड की अलग नंबर उसके लिए वो यूज करेगा तो वहां पे फिर प्रॉब्लम होगी, वहां पे वो फाइल साइज बढ़ जाता है। तो अब वो करता बेसिकली ये है, JPEG एल्गोरिथम ये करता है कि जो एक तरह से दिखने वाले शेड्स हैं वो उन सबको एक ही शेड बना देता है। फॉर एग्जांपल अगर वाइट है, थोड़ा सा ऑफ वाइट है, फिर वाइट है, फिर ऑफ वाइट है, इस तरह का है, तो वो उसको वाइट कर देगा या सिर्फ ऑफ वाइट कर देगा, तो वो एक ही सेम कलर का उसमें वो कर देगा। उसका फायदा क्या होता है वो आगे देखते हैं, वो मतलब उससे फाइल साइज पे कैसे इफेक्ट होता है वो आगे देखते हैं भाई। पहली बात तो ये है कि वो डिफरेंस जो डिटेक्ट नहीं होता कलर शेड्स का, उनको वो सेम कर देता है। सेकेंडली, बाय सेपरेटिंग पिक्सल कलर फ्रॉम ब्राइटनेस, वो पिक्सल कलर को ब्राइटनेस से अलग कर देता है। पिक्सल कलर का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये मैंने हाईलाइट किया हुआ 4, ये 4 जो है ये पिक्सल छोटे छोटे डॉट्स से मिलके बना होगा, इसका जो कलर है वो ब्लैक है, उसको वो ब्राइटनेस से अलग कर देता है। तो images can be split into 8 by 8 pixel block, for example, which then allows certain information to be discarded from the image without causing any real noticeable deterioration in the quality। तो वो आप इमेज को स्प्लिट कर देते हो 8 by 8 पिक्सल ब्लॉक में, ब्राइटनेस वाला चक्कर बीच में से आप निकाल देते हो। तो JPEG की क्वालिटी जो है वो बहुत हाई फाई भी नहीं होती, बस ठीक होती है। आपके इमेजेस वगैरह वो JPEG में, अभी अगर आप देखें तो जो इमेजेस हैं वो PNG फॉर्मेट में सेव होते हैं हमारे। और डिजिटल कैमरा जिनकी क्वालिटी अच्छी होती है जैसे आईफोन है वो JPEG में स्टोर करते हैं, लेकिन वो बाकी ज़्यादातर वो PNG फॉर्मेट में आपके स्टोर होते हैं। तो रीज़न ये है कि JPEG आपकी क्वालिटी जो है वो थोड़ा सा उसमें उस पर ख़राब हो जाती है। और दूसरी चीज़ अगर आप नोटिस करें, आप डिजिटल कैमरा से कोई पिक्चर लें और आप व्हाट्सअप कर दें अपने किसी दोस्त को, तो आपके फ्रेंड के पास जो व्हाट्सएप की इमेज जाएगी वो कंप्रेस्ड फॉर्म में जाएगी, तो उसकी क्वालिटी ख़राब होगी, आपके कैमरा में जो इमेज था वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो रीज़न यही होती है कि कंप्रेशन से वो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन बीच में से निकाल देता है, और क्योंकि ये लॉसी फाइल एल्गोरिथम है तो इसलिए वो आपकी क्वालिटी भी उसमें ख़राब होगी और वो दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट भी नहीं होती। तो ये बेटा 2 पॉइंट्स हैं JPEG के, ये क्लियर है? जी सर ठीक है। यस। अच्छा, लॉसलेस फाइल कंप्रेशन
अब एक क्वेश्चन आया था जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए थे मेरे। उन्होंने कहा था ऑडियो फाइल को लॉसलेस फाइल कंप्रेशन करनी है तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो वहां पे फिर स्टूडेंट्स कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि ऑडियो के लिए तो MP3 हमने पढ़ा हुआ है, MP3 लॉसी है, तो लॉसलेस कैसे हो गया फिर ऑडियो फाइल। तो उसके लिए बेटा एक एल्गोरिथम ये नाम याद रखना, लॉसलेस जब भी होगा वहां पे रन लेंथ इनकोडिंग एल्गोरिथम यूज होगा। रन लेंथ इनकोडिंग सब पे अप्लाई होता है, टेक्स्ट डेटा के ऊपर, इमेजेस के ऊपर, ऑडियो के ऊपर, वीडियो के ऊपर, सब के ऊपर अप्लाई होता है। एक तो आपने ये पॉइंट लिखना है लॉसलेस फाइल कंप्रेशन में। दूसरा आपने लॉसलेस में ये बताना है कि उससे आपका डेटा रिकवर हो जाता है वापस। तो आपके दो पॉइंट्स तो कम से कम ये बन जाएंगे। बाकी कहानियां जो है वो आपकी टेक्स्ट, इमेज या जो भी वीडियो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो जरा देखते हैं कि कैसे हो। नहीं, जो 90% जो वापस चले जाते हैं वो 90% वापसी आ सकते हैं। नहीं नहीं बेटा, वो MP3 में होता है 90%, सारे 90% रिड्यूस नहीं करते, वो सिर्फ MP3 का। अच्छा अच्छा अच्छा। और MP3 लॉसी है, उसमें से वापस नहीं आता। ठीक है। लेकिन लॉसलेस में जितना भी फाइल साइज रिड्यूस हो रहा है आपका 10%, 20% हो रहा है, 30%, वो जितना वापस भी हो आ रहा है जाते हैं। वो वापस आ जाता है। ठीक ठीक है। है, वो कैसे आता है वो जरा देख लेते हैं। RLE एल्गोरिथम इसमें यूज होता है, ये याद रखिएगा। मैं इसको थोड़ा साइजेस का इंक्रीज कर देता हूँ, ये नाम याद रखना, RLE एल्गोरिथम यूज होती है। ओके, ये लॉसेस की डेफिनेशन है, कंप्रेशन मेथड विच ऑल डेटा फ्रॉम ओरिजिनल अनकंप्रेस्ड फाइल कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड। ठीक है, ये हम यूज वहां पे करते हैं जहां पे आप लॉस ऑफ डेटा अफोर्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट फाइल है, और ये मैं नोट्स वाली अगर मेरी फाइल है, इसको अगर मैं कंप्रेस करूं लॉसी फॉर्मेट में तो मेरा तो ये डेटा ही जाया कर देगा। तो नोट्स तो मुझे समझ ही नहीं आएंगे बाद में जब मैं ओपन करूंगा, और रिकवर भी नहीं कर सकूंगा। या आप कहीं प्रोग्राम कोडिंग लिख रहे हैं, कोडिंग को आप कंप्रेस करोगे और वो उसमें से कोडिंग की एक लाइन भी बीच में से चली जाए तो आपका प्रोग्राम ही नहीं चलेगा। तो इस तरह की जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उनको फिर हम लॉसलेस फाइल कंप्रेशन के थ्रू कंप्रेस करते हैं। एग्जांपल्स इसकी मैं दे देता हूँ, आप ये पहले एग्जांपल्स भी आती होती थी लॉसेस फाइल कंप्रेशन में। आप लोगों ने वो यूज किया हुआ है, वो क्या होता है यार, विनजिप यूज किया हुआ है? जी बेटा, सारे इधर ही हो, जिंदा हो? जी सर। चलो शुक्र है। जी सॉरी यार, नेट डिस्कनेक्ट हो जी गया सर। था। अच्छा बेटा, विनजिप का आइडिया है या विन रैर का? जी सर। जी सर। ठीक है, जी ये सर, आप वो कंप्रेशन के लिए यूज होता है फाइल। हाँ कंप्रेशन के लिए यूज होता है, और आपकी फाइल को ओरिजिनल फाइल भी बना देता है। तो ये विनजिप और विन रैर, ये आपके बेसिकली दो इसके सॉफ्टवेयर यूज होते हैं जो कि कंप्रेशन के लिए। अच्छा जी, अब RLE काम कैसे करता है। RLE बेटा सबके ऊपर डिफरेंट इसका प्रोसीजर है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट यही है। तो मेन कॉन्सेप्ट जरा देख लेते हैं, फिर टेक्स्ट फाइल और बाकी सब पे भी देख लेंगे। RLE में होता ही है, इट इज अ फॉर्म ऑफ लॉसलेस रिवर्सिबल फाइल कंप्रेशन। ये 4 पॉइंट्स का 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, वो टेक्स्ट फाइल है, इमेज है, जो भी है। ये 4 पॉइंट याद कर लेना RLE के। पहली बात तो ये लॉसलेस फाइल कंप्रेशन, मतलब डेटा आपका लॉस नहीं होने देगा। सेकेंडली, रिड्यूसेस द साइज ऑफ स्ट्रिंग ऑफ एडजेसेंट आइडेंटिकल डेटा। ठीक है, एडजेसेंट मीन्स साथ जुड़े हुए होने चाहिए, और सेकेंडली आइडेंटिकल सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इमेज की बात करूं तो ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है, ये सारा का सारा जो ब्लू पोर्शन जिसमें माउस को पॉइंटर कर रहा हूं, ये मेरा ब्लू है, ये सेम है, और साथ एडजेसेंट है, ये सारी रोज एंड कॉलम्स एडजेसेंट है। तो इस तरह की वैल्यू को वो बेसिकली रिड्यूस करता है उनके साइज को। रिपीटेड स्ट्रिंग इज एनकोडेड इनटू टू वैल्यूज। अच्छा, रिपीटेड स्ट्रिंग, अभी टेक्स्ट फाइल की भी बात हो रही है कि अगर जो आपकी फाइल्स रिपीट, जो डेटा आपका रिपीट हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये देख लें अगर, ठीक है, इसमें से ये जो डेटा है ए 5 दफा लिखा हुआ है, ये रिपीट हो रहा है, ये एडजेसेंट भी है और रिपीटेड भी है। ठीक है, तो इसको जब आप इनकोड करते हो कंप्यूटर के अंदर, जब स्टोर करते हो, तो दो वैल्यूज होती हैं इसकी। एक 0, 5। आप देखें, अगर मैं इसको स्टोर करूंगा ओरिजिनल फॉर्मेट में, इसी टेक्स्ट को मैं जरा इसकी एग्जांपल ले लेता हूँ। ये है ए 5 दफा लिखा हुआ है। ठीक है,
स्मॉल ए है। अच्छा, अगर मैं ओरिजिनल फॉर्मेट में लिखूंगा तो बेसिकली ए जो है उसका बाइनरी कोड आस्की और यूनिकोड पड़ा है। जी सर। ठीक है, अब स्मॉल ए की जो मैं अभी फिलहाल सिर्फ आस्की की बात करने लगा हूँ। आस्की में जो स्मॉल ए का कोड है वो 97 है। तो 97 की वैल्यू अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो 90 कड़ी होती है 64 प्लस 32 96 एक दो तीन चार पाँच, ये वैल्यू बनेगी इसकी। ठीक है, बाइनरी वैल्यू की बात कर रहा हूँ। 1 बाइट ले रहा है ना। ठीक है बेटा, मैंने सिंपल 97 को बाइनरी में कन्वर्ट किया, वो मेरे को लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। अब देखो, अगर मैं इसको कंप्यूटर में स्टोर करता हूँ तो ये बेसिकली 5 बाइट्स ले रहा है, ऐसा ही है बेटा। बात समझ आई ये वाली? नहीं समझ आई तो बता देना। पहले ये 011001। ये बेटा ए की बाइनरी वैल्यू है, स्मॉल ए की। अच्छा ठीक ठीक है ये सर, आ क्वेश्चन। गया। ठीक है, ये कहाँ से ली है? 97 वो यूनिक जो आस्की का कोड है यहाँ पे, क्योंकि लिखा हुआ था, ये याद नहीं करना होता। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 97 लिखा होता, मैंने 97 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया तो ये इसकी वैल्यू आ गया। अच्छा, अब जब कंप्यूटर में स्टोर होगा बेसिकली ये ले रहा है आपकी 5 बाइट्स। ठीक है, क्योंकि एक करेक्टर 1 बाइट लेता है आपका आस्की में। अब इसको मैं आर एल ई के थ्रू करूंगा तो मैंने सिर्फ ये करना है कि ये कितनी दफा रिपीट हो रहा है, सेम करेक्टर ना 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो मैं पहले तो लिख दूंगा 5 वैल्यू। कितनी बार रिपीट हुआ? 5। तो 5 की बाइनरी वैल्यू आपके पास होती है 101। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसका ये ए का कोड लिख दिया। अब जब मैं, अब देखो ये अनकम्प्रेस्ड है ये वाला डेटा, पहले मैंने जो लिखा वो अनकम्प्रेस्ड डेटा है। ठीक है, और वो ले रहा है 5 बाइट्स। उसके बाद मैंने जब उसकी कंप्रेशन की, मैंने कंप्रेशन में सिर्फ ये करना है कि मैंने ये बताना है कि कौन कौन सा करेक्टर है कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये 5 की वैल्यू है। कौन सा करेक्टर रिपीट हो रहा है वो ए का मैंने कोड लिख दिया। अब ये कितना डेटा ले रहा है? सिर्फ 2 बाइट्स ले रहा है। तो इस तरीके से, और मैं इसको वापस रिकवर भी कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कौन सा करेक्टर है कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो जब मैं इसको अनकम्प्रेस करूंगा तो मैं इसी वैल्यू को 5 टाइम्स लिख दूंगा तो वापस मेरा ओरिजिनल डेटा भी आ जाएगा। तो ये बेसिक इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपका आर एल ई एनकोडिंग का। बेटा ये समझ आया? जी सर ठीक है। सर एक बार फिर से समझाएं सर, नहीं समझाई। बेटा अगर जो आपका डेटा रिपीट हो रहा है ना, आर एल ई काम करता है दो चीज़ों पे, एडजेसेंट होना चाहिए और आइडेंटिकल होना चाहिए। एडजेसेंट ठीक मीन्स है साथ साथ जुड़े हुए हों और सेम हो। अब यहाँ पे सेम कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं मेरे, ए 5 टाइम लिखा हुआ, और ये जस्ट एन ठीक है एग्जांपल, इस तरह की फाइल तो होती नहीं। अब ए का कोड जो है वो ये है, ये याद नहीं करना, बस वैसे मैं बता रहा हूँ, ये ए का कोड है। अब जब आप कंप्यूटर में ठीक ये है। टाइप करोगे, कंप्यूटर में तो अल्फाबेट्स तो नहीं स्टोर होते ना, बाइनरी वैल्यू स्टोर होती है उसकी। तो जी वो जितने भी करेक्टर्स हैं मेरे, उन सब के लिए वो उसकी बाइनरी वैल्यू स्टोर कर देगा। सो ये मेरा अनकम्प्रेस्ड डेटा है, दिस इज योर अनकम्प्रेस्ड डेटा। ओरिजिनल फाइल जो ठीक थी है। मेरी वो 5 बाइट्स ले रही है। जब मैं उसको आर एल ई अच्छा एल्गोरिथम से गुजारूंगा तो आर एल ई एल्गोरिथम ये देखेगा कि ये सेम डेटा रिपीट हो रहा है। ठीक है, ठीक है। और कितनी बार रिपीट हो रहा है? 5 दफा। 5 दफा। तो 5 की बाइनरी वैल्यू लिख दी आपने, ये मैंने बाइनरी वैल्यू लिखी है। ठीक। बाइनरी वैसे तो नीचे हेक्साडेसिमल भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है। 5 टाइम्स रिपीट हुआ और कौन सा करेक्टर रिपीट हुआ, ये ए का कोड मैंने ठीक लिख है। दिया यहाँ पे। ठीक है, ए का कोड 97 जो था। ठीक है, हम्म। तो अब जब कंप्यूटर में जब ये डेटा स्टोर होगा तो अब ये सिर्फ 2 बाइट्स ले रहा है। 1 बाइट ये बताने के लिए कि कितनी बार रिपीटिशन हुई है, और दूसरी ये अच्छा ठीक बताने के ठीक लिए कि ठीक कितनी बार आपका रिपीट हुआ। तो आपका ठीक फाइल साइज समझा गया। 5 बाइट से 2 बाइट्स हो गया। अब ये जितनी रिपीटिशन ठीक। ज्यादा होगी उतना आपका फाइल साइज रिड्यूस होता जाएगा। तो ये अब आपका आर एल ई एनकोडिंग एल्गोरिथम। बेटा ये क्लियर है? जी
ठीक है। अच्छा, अब जी इसमें सर। प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है, ये ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट वैल्यू रिप्रेजेंट नंबर ऑफ आइडेंटिकल डेटा आइटम्स। ठीक है, कि कितने वो रिपीट हो रहे हैं। सेकंड वैल्यू रिप्रेजेंट कोड ऑफ द डेटा आइटम। ठीक है, ये नंबर के कितनी बार रिपीट हुआ है, 5 दफा रिपीट हुआ, और ये उस करेक्टर का कोड आ गया। अच्छा, आर एल इज ओनली इफेक्टिव, ये जरा याद रखिएगा, ये इसका ड्रॉबैक आप कह लें, इज ओनली इफेक्टिव व्हेन देयर इज अ लॉन्ग रन ऑफ रिपीटेड यूनिट्स और बिट्स। अगर आपके डेटा बार बार रिपीट हो रहा है तो फिर तो ये बहुत इफेक्टिव है। अगर मैं ए बी सी डी लिख दूं तो फिर वो इस तरह का उसमें आर एल ई इस तरीके से काम नहीं करता, क्योंकि उसमें कुछ रेपिटेशन होती ही नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका, आगे बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, वो उसमें देख लेना, वही है जो मैंने भी एक्सप्लेन किया है। और ये उसकी एक एग्जांपल और है। तो इस तरीके से एनी हाउ ये काम करता है। बट ये क्लियर है? जी सर। ठीक है, इसमें ये बाकी डिटेल छोड़ दो, ये ए एस के लिए है। आप लोगों ने ये चीजें याद, ये 4 पॉइंट याद करने हैं इसके। ठीक है, और ये एक एग्जांपल जो मैंने दी है, दैट इज मोर देन एनफ। सही है सर। ठीक है। अच्छा, अब आ जाएं आर एल ई विद इमेजेस पे। अब इमेज पे कैसे काम करेगा, सेम कॉन्सेप्ट है। आपका इमेज में वो दो चीजें देखता है। ठीक है, उसमें ये देखेगा, फॉर एग्जांपल ये ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है। अब ब्लैक एंड व्हाइट इमेज में उसने ये देखना है कि पहली जो आपकी रो है, उसमें ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ब्लॉक्स हैं। 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, स्क्वायर है ना सर, 8 ही है। हाँ 8 है, सही है। वो मैं गिन रहा था। अच्छा, यहाँ पे 9 भी लिखा, मैं वो देख। अच्छा, हाँ हाँ 9 सही। ठीक है। अच्छा, अब देखो बेटा, इसको कंप्रेस फॉर्मेट में जब आप लिखोगे, आप अगर ओरिजिनल लिखोगे ना, तो आपको हर स्क्वायर की एक बाइनरी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। अब देखो, ये ऊपर वाली 1110 ये सारी वैल्यू लिखी है। अब ये इसकी कंप्रेस फॉर्मेट है। 9W का मतलब है कि 9 आपके वाइट ब्लॉक्स हैं। 9 कैसे हैं, 8 पहले और ये 9th वाला है। ठीक है। ठीक है, 9 वाइट है, फिर आपके 1 2 3 4 5 6 ब्लैक्स है, तो आपने 6B लिख ठीक दिया है। यहाँ पे। फिर उसके बाद 2 वाइट्स हैं, 2W लिख दिया, फिर 1 ब्लैक है, वन हाँ, बी दिस। तो आपको हर ठीक है। ब्लॉक के लिए अलग अलग कोड नहीं लिखना पड़ता। तो आपका ये इस तरीके से आपका वो डेटा स्टोर हो। तो ये कंप्रेस फॉर्मेट में ये भी ऐसे ही है कि अगर आपकी बार बार, और पिक्चर्स में ये बहुत सक्सेसफुल है अर्ली, बिकॉज पिक्चर में आपका आमतौर पे जो एडजेसेंट आपका एरिया होता है उसका कलर और शेड सेम होता है। नहीं होगा तो वो कर देगा। ठीक ठीक है, है। वो हमने जेपैग में शुरू में पढ़ा था कि अगर बिल्कुल सेम दिखने वाला शेड है सेम नहीं, लेकिन ह्यूमन आई आइडेंटिफाई नहीं कर सकती, तो उसको सेम कर देगा। तो ठीक है। इसमें आर एल ई आपका ज्यादा इफेक्टिव है। वो रिपीटेड वैल्यूज को वो इकट्ठा लिख देता है। ठीक है। ठीक है, ये ब्लैक एंड व्हाइट के लिए है। कलर कोड के लिए आप उसमें कलर कोड लिखते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, ये कलर कोड ये आपको दिए होते हैं, ये याद नहीं करने होते कि रेड का 0 है, ग्रीन का 0 है, ब्लू का 0 है, ये आपने याद नहीं करना होता। ठीक है, तो तो इसमें भी ऐसे करेंगे, वन वन ब्लैक, टू टू ब्लैक, फोर ग्रीन, टू ब्लैक, ऐसे करके। हाँ बिल्कुल ऐसी है, लेकिन इसमें आपने कोड लिखना है। फॉर एग्जांपल आपको कोड टेबल में से देख के लिखना है, टेबल याद नहीं अच्छा करना। ठीक है। ठीक ठीक है, है। ठीक है। ठीक है। अब देखें पहला वाला कौन सा, ब्लैक है। तो ब्लैक के लिए तीनों वैल्यू 0 है। ठीक है, ट्रिपल तो जीरो। 2, क्योंकि 2 ब्लैक है, और फिर ठीक है। ट्रिपल 0 आ गया। फिर 4 ग्रीन है ना, ग्रीन का कोड देखना है यहाँ से, 0 2 हमने उस 4 इंग्लिश को 5 6 न्यूमेरिकल से रिप्लेस कर दिया बस। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका वो जो कलर कोड होता है, और जो कलर्ड इमेज होता है, उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करो। बेटा ये क्लियर है? जी सर। जी। अच्छा बेटा, ये आपका हो गया कंप्रेशन का। और सर वो पैकेट स्ट्रक्चर और यूएसबी समझा हमें। यूएसबी में क्या समझना हो, तो कुछ है सर ही वो तारों वाला जरा समझा देना, वो नहीं समझाते। सर 3 तारे होते हैं, ग्रीन, रेड और मेरे ख्याल से ब्लू होती है शायद। है ब्लू, और 4 तारे ब्लू ही होती होती हैं। है पता नहीं। 4 तारे होती तीन हैं। नहीं होती सर। नहीं नहीं, जाए। 4 होती है, 4 होती है। सर एक तो बिजली के लिए होती है, एक स्विचिंग भेजने के लिए होती है, एक आने के लिए होती है। हाँ, एक अर्थ के लिए होती है। हम्म। हाँ। ये होती है। अच्छा बेटा, डेटा पैकेट्स 2.1 जरा ये भी देख लेते हैं।
यार मैं 1 मिनट ना वीडियो दोबारा स्टार्ट को बड़ी हो जाएगी ना फिर अपलोड में देर लगेगी। सर ये मेन मसला जो होता है ना, ये पैकेट स्ट्रक्चर में आता है। वो आगे जो पैकेट जब